इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बजट का दूसरा पार्ट जो कि होगा बजट एक्सपेंडिचर के ऊपर। जानेंगे कि बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक्सपेंडिचर के तौर पे ली जाती हैं, किसका क्या मतलब होता है और लायबिलिटी और जो भी दायित्व वगैरह हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था वो कहाँ कहाँ पे लागू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बजट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि बजट रिसीट्स क्या क्या हैं, बजट में कहाँ कहाँ से प्राप्तियाँ होती हैं, सरकार को कहाँ कहाँ से आय प्राप्त होती है। बहुत ही डिटेल में हमने वो वीडियो देखा था। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा पिछले वीडियो से, क्योंकि एक्सपेंडिचर में बहुत कम ही चीज़ें हैं जो हमको समझनी है लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपने छोड़ दी तो आगे चल के जो नेक्स्ट पार्ट होगा जो कि होगा डेफिसिट के ऊपर, जिसमें मैं अलग अलग तरह के जो डेफिसिट होते हैं टोटल 3 टाइप के, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो वहाँ पे तब आपको जाके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। या फिर आगे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर दोनों को अच्छी तरह से समझते रहें। तो बजट एक्सपेंडिचर के बारे में हम बात करते हैं। बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है। आय तो हमने देख ली सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त होता है, लेकिन पैसा प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि सरकार उसे खर्च नहीं करती, सरकार भी उसे अलग अलग जगह पे खर्च करती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि ये हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ बजट, ये जो आधा पार्ट था हमने देख लिया था पिछले पार्ट में। आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में 4.1 जो आपका वीडियो मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ बजट का, ये आधा पार्ट हमने देखा है। आज हम बात करेंगे इस बाकी के बचे आधे पार्ट की, जो कि बजट एक्सपेंडिचर है। ओके, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये दोनों पार्ट पूरा हो जाएगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, समझ लीजिए 90% आपने बहुत सारी चीज़ें गेन कर ली हैं। 10% जो भी चीज़ें आएंगी वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट एक्सपेंडिचर होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है, बजट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। It shows the revenue and capital disbursement of various ministries, departments and presents the estimates in respect of each under plan and non-plan। मतलब थोड़ा सा बड़ी डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। मोटे मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि सरकार को जो भी पैसा प्राप्त हुआ है या सरकार जो उम्मीद लगा रही है कि साल भर के अंदर जो पैसा उसे प्राप्त होगा, अलग अलग तरह से कैपिटल और रेवेन्यू जो भी उसको इनकम मिलेगी वहाँ से, तो उससे जो पैसा प्राप्त होगा सरकार उसे खर्च कहाँ कहाँ पे करेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको कैसे बांटेगी, डिसबर्स करेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को या क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, उनको योजनाओं को पूरा करने के लिए कितना पैसा देगी सरकार, ये तय करती है बजट एक्सपेंडिचर में। और जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है क्या कि प्लान एंड नॉन प्लान, ये भी आपको समझना होगा। प्लान एंड नॉन बजट जो एक्सपेंडिचर होता है इसको प्लान एंड नॉन प्लान के रूप में भी बांटा जा सकता है। जैसे हमने बांटा था क्या बजट रिसिट्स को 2 पार्ट में, रेवेन्यू और कैपिटल, वैसे ही बजट एक्सपेंडिचर को भी हम रेवेन्यू और कैपिटल 2 पार्ट में बांटेंगे। लेकिन बजट को आप प्लान और नॉन प्लान इनमें भी बांट सकते हैं। किसका मतलब क्या है कि प्लान जो भी एक्सपेंडिचर है उसका मतलब है कि सरकार ने वो सारी चीज़ें पहले से तय कर रखी हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना है तो उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार को कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन बातों को लेकर के चलना है, किसे पूरा ही कर देना है, किन योजनाओं को लेकर के चलना है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि सरकार को एक अस्पताल बनाना है, ठीक है, सरकारी कोई अस्पताल बनाना है तो अस्पताल जब तक बनता रहेगा, पूरा तैयार हो जाएगा, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, प्लान बजट है वो। क्यों? क्योंकि वो आपकी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूरा कंप्लीट होगा तो क्या कहलाएगा, प्लान बजट। अस्पताल एक बार बन के खत्म हो गया, उसके बाद जो उस पर खर्च हो रहा है, बाद में उसकी रख रखाव में जो खर्च हो रहा है या फिर मेंटेनेंस पे जो खर्च हो रहा है या फिर कुछ और उसमें एक्स्ट्रा एडिशन किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, नॉन प्लान बजट के अंदर। हिंदी में इसे हम कहते हैं योजना बजट, मतलब योजना, और इसे कहते हैं योजनेतर, शायद अगर मैं सही हूँ तो योजनेतर। ओके, तो ये नॉन प्लान एंड नॉन प्लान बजट एक्सपेंडिचर भी इस तरीके से होता है। ओके, इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लें जो मेन हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं एक्सपेंडिचर की, कि 2 पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे। एक पार्ट तो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्हीं दोनों पार्ट को हम लेकर के चलेंगे, जैसा हमने रिसिप्ट वाले केस में भी किया था। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to the expenditure which neither creates any assets
नॉर कॉज रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बता रहे हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो ना तो कोई एसेट क्रिएट करेगा, मतलब जब आप पैसा खर्च करते हैं, पैसा आप कब खर्च करेंगे, एक तो पैसा आप खर्च करेंगे तब जब आपको कोई वस्तु चाहिए होगी। जैसे मोबाइल वाला केस मैंने पिछले बार में डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है, ठीक है, आपने 10,000 रुपये खर्च किए, दिए किसी को, तो वहाँ से आपको एक बढ़िया मोबाइल मिलता है। तो आपने पैसे दिए, आपको इसके बदले में क्या मिला है, मोबाइल मिला है। मतलब आपने कुछ एसेट अपनी बनाई है, ठीक है, आपने कुछ प्राप्त भी किया है, केवल 10,000 रुपये खर्च ही नहीं किए हैं। लेकिन ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप पैसे तो खर्च कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना तो कोई एसेट आपकी क्रिएट हो रही है, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने जो 10,000 रुपये खर्च किए हैं उससे आपकी जो कोई लाइबिलिटी है, आपने किसी का उधार अगर चुकाना है तो उसमें कोई कमी आई होगी। ये 10,000 रुपये आप ऐसे खर्च कर सकते हैं जैसे आपके भाई ने आपसे कुछ पैसे मांग लिए हों कि भाई मुझे अपनी एग्ज़ाम फीस भरनी है तो मुझे पैसे चाहिए, तो आप ये 10,000 रुपये अपने भाई को दे दीजिए। तो आपने ये 10,000 रुपये अपने भाई को दिए, और अगर आप एक अच्छे भाई हैं, जब मान के मैं चल रहा हूँ, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि उससे अपने छोटे भाई से फिर पैसा मांगेंगे कि मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे वो वापस करो। क्यों? क्योंकि आप बड़े भाई हैं, आपको लगता है कि छोटे भाई की मदद करना आपका फ़र्ज है। तो यहाँ से आपने 10,000 रुपये जो इसको दिए हैं उससे ना तो आपका कोई एसेट जनरेट हुआ, ना तो आपको कुछ मिला, ना तो ऐसा हुआ कि आपने अपने भाई को 10,000 रुपये उधार दिए हैं जो आपका भाई 1 साल के अंतर्गत आपको 10% ब्याज के साथ वापस करेगा। कर दे तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो ये कोई आपकी लाइबिलिटी आपकी कम नहीं होती है इससे, ठीक है। तो आपको कोई एसेट जनरेशन नहीं हो रहा है, ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो कम हो रही है, ओके। तो ऐसा जो भी बजट होता है या ऐसा जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। अब सरकार की हम यहाँ पे बात कर रही हैं, सब तो जनरल लाइफ के एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा था, इनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के सामने ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, कि सरकार जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी उनके अंतर्गत काम करते हैं सरकार के लिए लोग, जैसे आप लोग अगर बैंक में काम करेंगे तो सरकार के उपक्रम में ही आप काम करें, तो आप लोगों की जो सैलरी होगी ये क्या होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपको सैलरी देकर के सरकार की कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि सरकार की कोई लाइबिलिटी है, आपसे सरकार ने उधार लिया है तो आपको उसको कुछ सैलरी दे रहे हैं तो उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है। ना तो ऐसा हो रहा है कि सरकार आपको सैलरी दे रही है तो उसका कोई एसेट बन रहा है, उसकी कोई परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है। परिसंपत्ति भी कोई नहीं बन रही है, आपने 1 महीना काम किया, उस 1 महीने के एवज में आपको सरकार पैसा दे रही है। तो जो भी जैसे सैलरीज वगैरह हो गई डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की, वो क्या होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी। और एग्जाम्पल में देखिए क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेब्ट, जो भी पुराने समय में उधार लिया गया है किसी से, चाहे वो IMF से हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, चाहे वो किसी और देश से हो या किसी संस्था से हो, तो अगर उस पे जो इंटरेस्ट देंगे, मान लीजिए किसी से हमने लिया हुआ है 10,000 करोड़ का उधार लिया हुआ है और उसका जो 10 करोड़ रुपए हम इंटरेस्ट के तौर पे चुका रहे हैं, तो पैसा तो हमारा जा रहा है कि नहीं, 10,000 करोड़ का 10 करोड़ हम इंटरेस्ट अगर चुका रहे हैं तो ये पैसा 10 करोड़ तो जा रहा है, लेकिन ये 10 करोड़ जाने से ये 10,000 करोड़ का जो उधार है इसमें कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, भाई ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ब्याज भर रहे हैं, हम इस उधार को नहीं भर रहे हैं, हम ब्याज भर रहे हैं, इसका जो हर महीने जनरेट होता ही रहेगा। तो अगर हमको इस उधार को कमी लाने वाला कुछ ऐसा करते कि इस 10,000 करोड़ में से हम 10,000 करोड़ में से हम कह देते कि चलिए हम 100 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए आपका भर दे रहे हैं, तो क्या होता, ये 10,000 करोड़ रुपए कम हो जाता, तब तो हम कहते कि लाइबिलिटी में कमी है। लेकिन ये केवल एक इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, तो इससे लाइबिलिटी में कोई कमी नहीं आ रही है, ना तो हमको कुछ मिल रहा है, तो ये भी हो सकता है। फिर क्या है, सब्सिडीज़, गवर्नमेंट जैसे अलग अलग चीज़ों पे सब्सिडी देती है, जैसे आप समझ लीजिए पेट्रोल पे पहले मिलती थी, डीजल पे मिलती थी, अब तो नहीं मिलती पहले की तुलना में, जैसे अभी भी गैस पे सब्सिडी जैसे मिलती है। या फिर गरीबों के लिए जो भी काम सरकार करती है कि कम कीमत पे केरोसिन ऑयल, चीनी, गेहूं, चावल, ये सब जो उपलब्ध कराती है सरकार को, तो वो जितने रेट में पड़ता है उतने में ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केरोसिन अगर सरकार उपलब्ध करा रही केरोसिन ऑयल तो सरकार को सस्ते में पड़ेगा, नहीं, सरकार को उतने में ही पड़ेगा। मान लेता हूँ अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कि 20 रुपये लीटर मान लेता हूँ है वो केरोसिन, तो जो भी गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं उनको ये 20 रुपये का अगर ये केरोसिन है, उनको सरकार कहती है कि हम आपको 10 रुपये में ही देंगे।
तो ऐसा नहीं कि सरकार भी 10 रुपए में खरीदेगी, नहीं, ये जो बाकी का जो 10 रुपए है ये कौन भरता है, गवर्नमेंट भरती अपनी जेब से। तो यही क्या कहलाएगी, सब्सिडी। तो इस सब्सिडी को भरने से गवर्नमेंट को कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की किसी परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, ना तो ऐसा भी है कि गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर जैसे पेंशन वगैरह की स्कीमें होती हैं, पेंशन वगैरह जो सरकार देती है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आती हैं, सेम जैसे यहाँ पे सैलरी का बारे मैंने समझाया था। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, कि इट इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर का मतलब क्या है कि ये बार बार होता ही रहता है, दोहराते रहे, मतलब ये जो व्यय है सरकार का, एक्सपेंडिचर है, व्यय खर्चा है, ये ऐसा नहीं कि सरकार ने एक बार खर्च कर दिया फिर दोबारा खर्च नहीं करना। ये क्या है, हमेशा रिपीट होने वाला एक व्यय है। ओके, जैसे सैलरीज है, वैसा नहीं कि सरकार 1 महीने की सैलरी दे दी बस फुर्सत, ऐसा नहीं। अब हर एम्प्लॉय जो है उसको हर महीने सैलरी देनी है, तो क्या रिपीट होगा। इंटरेस्ट है, हर महीने सरकार को भरना पड़ेगा। सब्सिडीज हैं, ये चालू ही रहती हैं साल भर, ऐसा नहीं कि कभी कि साल भर में केवल 1 महीने आपको सब्सिडी मिलेगी बाकी नहीं मिलेगा। ओके, तो ये क्या है, रिकरिंग इन नेचर है। रिकरिंग का मतलब रिपीट होती रहती हैं, बार बार ये होती ही रहती हैं। फिर देखिए दूसरा क्या, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्विसेज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर होता है कहाँ से निकलता है, गवर्नमेंट के जो भी रनिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस की सर्विस, जो भी सर्विस में लगता है मेंटेनेंस चार्ज वगैरह, वो सब भी क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। बाकी ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी आपसे पूछा जाए तो 2 पार्ट में इसको ऐसे बना लीजिएगा कि इससे ना तो कोई क्रिएट होता है एसेट और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है सरकार की, और यही टोटल अगर जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए कि ट्रेडिशनली ऑल ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि कह रहे हैं कि ऐसा ट्रेडिशनली, मतलब ऐसा रूल नहीं है, ऐसा माना जाता है कि जो भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को ग्रांट्स देती है अलग अलग स्कीम्स के लिए, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे सरकार दिखाती है। अपने जो भी बैलेंस शीट होती है, किसी भी राज्य को उसने अगर कोई अनुदान दिया है, ग्रांट दिया है, तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। जैसे हमने रेवेन्यू देखा, अब देखते हैं कैपिटल पे लिखा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और कॉज अ रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल के रूप में जब भी सरकार पैसा खर्च करेगी तो या तो उससे सरकार की किसी परिसंपत्ति का निर्माण होगा, ठीक है, कोई ना कोई एसेट जनरेट होगी या फिर बनेगी, या तो सरकार की लाइबिलिटी कहीं ना कहीं से कम होगी, तभी वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे माना जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू में क्या था कि सरकार के पास कोई एसेट भी नहीं बन रहा था और सरकार की कोई लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही थी। यहाँ पे सरकार को या तो एसेट मिलेगा, कुछ ना कुछ परिसंपत्ति का निर्माण होगा, या तो किसी ना किसी लाइबिलिटी में कमी होगी। लाइबिलिटी समझते हैं, जिम्मेदारी कह सकते हैं। जैसे अगर सरकार ने किसी से उधार लिया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उधार को चुकाएगा। ओके, तो अगर सरकार उधार चुकाती है तो उसकी एक जिम्मेदारी खत्म, कि अब उस उधार के बारे में सरकार को नहीं सोचना है। इसमें जैसे क्या क्या है देखिए, लोन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जैसे हमने देखा था रिसिट्स में कि कैपिटल, वहाँ पे रेवेन्यू जो हमने देखा था कि कैपिटल रेवेन्यू अगर होता था तो सरकार की जो लाइबिलिटी होती थी वो कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर हमने लोन जो भी हमने किसी को दिया है, अगर हमने पूरा लोन उससे वापस ले लिया, सारा पैसा वापस ले लिया, तो आपको जो इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसा मिल रहा था वो मिलना बंद हो जा रहा था। इसी तरह अगर आपने किसी भी राज्य सरकार को या फिर यूनियन टेरिटरी को लोन दिया है तो ये आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में आता है। ऐसा मान लेते हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर पंजाब की सरकार को कुछ पैसा दिया, मतलब कुछ पैसा क्या, वो करोड़ों में होता है, सैकड़ों या हजारों करोड़ में। मान लेता हूँ कि पंजाब की सरकार को 1000 करोड़ रुपए किसने दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, किस लिए? खेती के लिए या किसी भी सुधार के लिए।
तो ये जो लोन के रूप में पंजाब सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, तो ये सरकार ने तो दे दिया, सरकार का खर्चा तो हो गया, लेकिन ये क्या है, उधार है, ग्रांट नहीं है। ये क्या दिया है, लोन दिया है। अब इस लोन के लिए पंजाब सरकार जो भी इंटरेस्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करती रहेगी। मान लेता हूँ 1 करोड़ रुपए अगर हर महीने का बनेगा, तो मान लेता हूँ, बस इस पे सीरियस नहीं होइएगा, 1 करोड़ रुपए अब सरकार को क्या होगा, इस 1000 करोड़ के एवज में 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा में और मिलते रहेंगे, और 1000 करोड़ का लोन तो अपने आप वहीं पे बना ही हुआ है। हाँ, अब जब इसको पे कर देंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ से क्या हो जाएगा कि सरकार ने पैसा तो खर्च किया है, लेकिन इससे क्या हो गया है, सरकार को एक एसेट प्राप्त हो गया है लोन के रूप में, कि अब उसको वहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलता रहेगा। फिर क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, कि जब भी सरकार कोई रोड बनाती है या फिर फ्लाईओवर बनाती है, तो सरकार के क्या होता है, परिसंपत्ति का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो भी खर्च होगा वो सब क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। या फिर सरकार कोई फैक्ट्री खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, बनाती है, या फिर किसी भी लोन को चुकता करती है। मान लेता हूँ IMF से सरकार ने 2012 में मान लेता हूँ ले लिया था कितना, 2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। 2 लाख करोड़ रुपए IMF से लिया था सरकार ने, लिया था कि नहीं ये नहीं पता, मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने लिया था अपने यहाँ विकास करने के लिए, किसी भी काम के लिए, उसमें से सरकार अगर IMF को 1 लाख करोड़ रुपए वापस कर दे, ठीक है, तो अब जो सरकार की लायबिलिटी पहले 2 लाख करोड़ की थी, अब कितने की रह जाएगी, केवल 1 लाख करोड़ की ही रह जाएगी। मतलब जैसे सरकार को पहले इस 2 लाख करोड़ पे 2 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ रहा था, अब इस केवल 1 लाख करोड़ पे 1 करोड़ ही ब्याज देना पड़ेगा। अब इसकी लायबिलिटी में कमी आ चुकी है। तो ऐसे भी होगा कि अगर आप अपने जो भी बोरोइंग्स हैं उनको रीपेमेंट में डाल दें या फिर उसे चुकता कर दें, पूरा का पूरा, चाहे आधा चाहे कितना भी करें, उसमें रिडक्शन हो जाए, तो क्या होगा, आपकी लायबिलिटी पहले की तुलना में कमी आ जाती है। तो ये भी आपका जो खर्च किया है आपने, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि जैसे सरकार किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को लोन देगी तभी तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि पंजाब सरकार को हर महीने या हर साल लोन की ज़रूरत पड़े तो ही लेगी, ठीक है, या फिर वो हर सरकार हर महीने हर दिन किसी नई फैक्ट्री का निर्माण करे, मशीनरी खरीदे, या फिर कोई भी अपना जो बोरोइंग्स है उसको रीपे करती रहे, ऐसा नहीं होता। इसलिए क्या है, नॉन रिकरिंग है, ये सरकार के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट नहीं कि हर महीने ये होता ही रहेगा। फिर क्या है, इट इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, कि जब भी आप किसी पूंजीगत परिसंपत्ति को अधिग्रहित करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो लिया जाता है। जैसे सरकार किसी कंपनी के शेयर खरीद ले या फिर सरकार किसी कंपनी को ही खरीद ले, तो सरकारी कंपनी हो गई, तो सरकार ने पैसा व्यय किया, चाहे शेयर खरीदने में, चाहे फैक्ट्री या कंपनी खरीदने में, उसके एवज में उसे कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा या फिर पूरी कंपनी मिलेगी, तो वो भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। और क्या कह रहे हैं, इट इज़ जनरली अ लॉन्ग पीरियड एक्सपेंडिचर, कि क्या होता है, लॉन्ग पीरियड एक्सपेंडिचर होता है, केवल 1 साल या 2 साल तक रहने वाला एक्सपेंडिचर नहीं है। मतलब अगर आपने कोई खर्च करके, अगर सरकार ने मान लेता हूँ मेट्रो बनवा दी है किसी भी शहर में, तो ऐसा नहीं है कि वो जो खर्च हुआ है वो केवल एक बार का खर्च हो गया है, ऐसा नहीं है। क्या लॉन्ग टर्म पीरियड का एक्सपेंडिचर होता है। मेट्रो बन गई, काफ़ी दिनों तक वो मेट्रो आपकी चलनी ही चलनी है, जो भी आपने उस मेट्रो पे खर्च किया बहुत सालों तक वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड एक्सपेंडिचर के तौर पे देखा जाता है। ओके, इसे भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उससे या तो किसी ना किसी एसेट या परिसंपत्ति का निर्माण होगा, मतलब सरकार बस स्टॉप या फिर मेट्रो या फिर कोई हॉस्पिटल, कोई कंपनी खरीदेगी, कुछ ना कुछ बनाएगी, ठीक है, या फिर उसकी लाइबिलिटी में कुछ कमी आएगी, मतलब किसी से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, या फिर किसी भी विदेशी कंट्री से, कहीं से भी कोई लोन लिया होगा तो उसमें कमी लाए, तो उस पर जो खर्च होगा वो सब क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बजट के स्ट्रक्चर का जो आधा आधा पार्ट था हमने दोनों ही कवर कर लिया है। अब पहले रिसिट को हमने देख लिया था कि सरकार को आय कहाँ से प्राप्त होती है। अब हमने देखा कि जो सरकार को आय प्राप्त होती है वो सरकार कैसे खर्च करती है, और उसके भी 2 पार्ट थे, रेवेन्यू और कैपिटल, कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, उसे क्या बोला जाता है। तो अब आय और व्यय दोनों समझ गए हैं, अब हमको क्या समझना होगा, डेफिसिट समझना होगा, ठीक है। डेफिसिट भी आपके कई तरह के होते हैं, फिजिकल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, तो इन सब को भी हम आसानी से समझ सकते हैं जब हमको रिसिट, आय और एक्सपेंडिचर दोनों ही पता चल गए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डेफिसिट्स की, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और एक बार में हमेशा के लिए आप समझ जाएंगे। चाहे आप इसके बारे में कहीं भी लिख भी सकते हैं और आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बता सकते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ हैं आपको सिंपल और सरल भाषा में उपलब्ध करा सकूं, जिससे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनको भी आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये समझ में आता है कि वीडियो काफ़ी अच्छा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट्स तुरंत मिलती रहें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।